इधर बलवंत सिंह हंसी खुशी से दुल्हन के भवन पहुंचा। वहां एक वृद्धा परिचारिका उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, बड़ा अच्छा हुआ कि कुबड़े की जगह तुम आए। फिर उस वृद्धा स्त्री ने घर के मंदिर में बने मंडप में उनके साथ फेरे करवाए और बोली, अब से तुम दोनों पति पत्नी हो, एक दूसरे का सम्मान करना, साथ निभाना और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहना। यही 7 फेरे का वचन है। मंत्री की पुत्री ने उससे पूछा, मेरी शादी तो उस कुरूप व्यक्ति से होने वाली थी, उसकी जगह तुम कैसे आ गए? बलवंत सिंह ने कहा, मैं तुम्हारे पति का साथी नहीं, स्वयं तुम्हारा पति हूँ। राजा की आदत हंसी मजाक करने की है, इसलिए उसने कुबड़े की बारात सजाई थी, किंतु वास्तव में उसने तुम्हारे साथ मेरी शादी करवाई है। उस कुबड़े से सभी हंसी ठट्ठा करते हैं, सो राजा ने भी किया। वह वापस घुड़साल में काम करने के लिए भेज दिया गया है। तुम इत्मीनान रखो, वह अब कभी तुम्हें सूरत नहीं दिखाएगा। मंत्री की पुत्री, जो पहले बड़ी उदास थी, अपने पति को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। वह कहने लगी, मैं तो दुख और चिंता के मारे मरी जा रही थी, ऐसे कुरूप कुबड़े के साथ जीवन कैसे कटेगा। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि उसने मुझे कुबड़े से बचाकर तुम जैसा पति दिया है। यह कहकर वह बलवंत सिंह से लिपट गई। बलवंत सिंह भी उसके रूप और प्रेम को देखकर भाव विभोर हो गया। रात में जिन्न और परी फिर आए। अब उन्हें शरारत सूझी। उन्होंने तय किया कि बलवंत सिंह को जैसे सोते में लोहगढ़ से विशालनगर लाए थे, वैसे ही कहीं और पहुंचा दिया जाए। आठों उन्होंने उसे उठाकर सूरजनगर के मंदिर के बाहर लिटा दिया। सवेरे जब लोग मंदिर में दर्शन करने आए तो सीढ़ियों पर बलवंत सिंह को सोया देखकर ताज्जुब में पड़ गए कि यह कौन है और यहाँ क्यों सो रहा है। कोई कहता रात में अपनी पत्नी से लड़ झगड़ कर आ गया है और इतना गुस्से में था कि रात के पहनने वाले कपड़े भी नहीं बदले। किसी ने कहा, यह बात नहीं है, यह रात को बहुत देर तक शराब पीता रहा है और घर का रास्ता भूलकर लड़खड़ाता हुआ यहाँ आया और गिरकर सो गया। इसी प्रकार वे लोग भांति भांति की अटकलें लगाने लगे, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वह कौन है और क्यों पड़ा है। बलवंत सिंह कुछ तो सवेरे की ठंडी हवा से और कुछ चारों ओर घिरे लोगों की आवाज से जाग गया और अपने को अपरिचित जगह एक मंदिर के सामने देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ा और उसने लोगों से पूछा, यह कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया। लोगों ने कहा, भाई, यह तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि तू कौन है और यहाँ कैसे आया। तुझे तो यह भी नहीं मालूम कि यह कौन सी जगह है। यह सूरजनगर है और यह यहाँ का मंदिर है। बलवंत सिंह ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है कि कल रात मैं विशालनगर में सोया था और आज सुबह सूरजनगर में पहुँच गया। उसकी बात सुनकर लोगों ने समझा कि यह पागल है और उसकी जवानी और खूबसूरती को देखकर उसके उन्मादग्रस्त होने पर खेद प्रकट करने लगे। एक बूढ़े ने कहा, बेटे, तू क्या बातें कर रहा है। यह कैसे हो सकता है कि रात को तुम विशालनगर में हो और सुबह सूरजनगर पहुंच जाओ। बलवंत सिंह ने कहा, मैं सच कहता हूँ, पिछली रात मैं विशालनगर में था और उससे पिछली रात में लोहगढ़ में था। यह सुनकर आसपास के लोग ठहाका मारकर हंसने लगे और शोरगुल करने लगे। वे कहने लगे, तुम बिल्कुल मूर्ख हो या फिर किसी गुप्त कारण से ऐसे बेसिर पैर की बातें कर रहे हो। तुम खुद ही बताओ, यह कैसे संभव है कि कोई रात को विशालनगर में सोए और सुबह सूरजनगर में जागे। मालूम होता है तुमने सपना देखा है। बलवंत सिंह ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कहता हूँ। कल रात को विशालनगर में मेरा विवाह हुआ था। लोग और हंसे और कहने लगे, यह वाकई अभी तक सपना देख रहा है। बलवंत सिंह बोला, नहीं, सच्ची बात है, सपना नहीं है। बलवंत सिंह जितना अपनी बात पर जोर देता था, उतना ही लोग हंसते और उसे पागल बताते थे। वह तंग आकर एक ओर चला गया तो भीड़ उसके पीछे हो ली। सभी लोग चिल्ला रहे थे, पागल है। उसके ऊपर पत्थर भी फेंके जाने लगे। बलवंत सिंह घबराकर एक हलवाई की दुकान में घुस गया।
यह हलवाई पहले पश्चिमी क्षेत्रों में लुटेरों का सरदार था और लूटमार से जीवन निर्वाह करता था। वह बहुत परोपकारी और मिलनसार हो गया था और आम लोग उसके प्रशंसक थे। फिर भी उसे क्रुद्ध करना कोई भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसका अतीत लोगों को मालूम था। उससे लोग भय भी खाते थे। हलवाई ने सबको डांटपट कर भगा दिया और बलवंत सिंह से पूछा, क्या बात है? उसने फिर अपना पूरा हाल बताया तो हलवाई ने कहा, तुम बड़े समझदार लगते हो, लेकिन यह कहानी अब और किसी से न कहना, वरना लोग तुम्हें पागल ही कर छोड़ेंगे। मेरे कोई संतान नहीं है। मैं तुम्हें गोद ले लूंगा और जब तुम मेरे दत्तक पुत्र बन जाओगे तो तुम्हें छेड़ने का किसी को साहस नहीं रहेगा। उसने हलवाई की बात मान ली। बलवंत सिंह ने हलवाई का काम सीखा और बिल्ला हलवाई के नाम से मशहूर हो गया। उधर विशालनगर में क्या हुआ, यह भी सुनिए। मंत्री शील सिंह की पुत्री जब सवेरे सोकर उठी तो उसने अपने पति को अपने पास न पाया। वह समझी कि वह शौच आदि के लिए गया होगा और वह उसकी प्रतीक्षा करने लगी। इतने में मंत्री शील सिंह शोकाकुल दशा में वहां आया, क्योंकि वह समझता था कि कुबड़ा सेवक ही उसका दामाद हो गया है। उसने दुखी स्वर में अपनी पुत्री को पुकारा। उसने जब दरवाजा खोला तो बड़ी प्रसन्नवदन थी। मंत्री को आश्चर्य हुआ, क्योंकि सेवक की पत्नी होने पर उसे दुखी होना चाहिए था। उसने पूछा, तुम इतनी खुश कैसे हो? मैं तो सोचता था तुम रो रही होगी। लड़की बोली, पिताजी, मेरा विवाह कुरूप सेवक के साथ नहीं हुआ, बल्कि एक अति रूपवान नवयुवक के साथ हुआ है। मंत्री ने कहा, तू क्या बकती है? वह कुबड़ा ही तेरा पति है और वही यहाँ सोया होगा। पुत्री बोली, नहीं पिताजी, कुबड़ा जाए नरक में। मेरा पति तो काली भवों वाला और बड़ी बड़ी आँखों वाला सजीला जवान है। अभी वह शौच आदि के लिए गया है, वही इस कमरे में सोया था। अभी वापस आता होगा, आप स्वयं उसे देखेंगे। मंत्री चक्कर में पड़ गया कि यह सजीला जवान कहाँ से आ गया। वह उसे महल में ढूंढने लगा, लेकिन वह कहीं न मिला। हाँ, उसने एक कमरे में यह जरूर देखा कि कुबड़ा सेवक सिर के बल दीवार से सहारे खड़ा है। मंत्री ने उससे पूछा, तुम्हें इस प्रकार किसने खड़ा किया? सेवक उसकी आवाज पहचानकर भी वैसे ही उल्टा खड़ा रहा और बोला, आपको मेरे साथ ऐसा क्रूर परिहास नहीं करना चाहिए था। आप जानते थे कि भैंसा बना हुआ जिन्न आपकी पुत्री का प्रेमी है, तो मुझे दामाद बनाने के लिए क्यों कहा? मंत्री ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गया है कि ऐसी उटपटांग बातें कर रहा है? कुबड़े ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। सुबह होने तक मैं हिल भी नहीं सकता, वरना जिन्न मुझे मार डालेगा। आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। रात को एक काली बिल्ली मुझे आकर डराने लगी। मैंने उसे भगाया। उसने बताया कि वह आपकी पुत्री का प्रेमी है। उसने मुझे इस प्रकार खड़ा कर दिया और कहा कि सुबह से पहले अपनी जगह से हिले तो मार डालूंगा। मंत्री यह बेसिर पैर की कहानी सुनकर ऊब गया। उसने सेवक को सीधा खड़ा कर दिया। सेवक सिर पर पांव रखकर भागा और पीछे निगाह भी नहीं की। वह सीधा राजमहल में गया और राजा के पांवों पर गिर पड़ा। राजा के पूछने पर उसने रात का अपना सारा अनुभव बताया। राजा यह सब सुनकर बहुत हंसा। इधर मंत्री अपनी पुत्री के पास फिर गया और बोला, तुम जिसे अपना पति कहती हो वह तो महल में कहीं नहीं मिला। तुम झूठ बोल रही हो। पुत्री ने कहा, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ। आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो यह चौकी पर रखे हुए कपड़े और यह पगड़ी देखिए। यह चीजें मेरे पति की हैं। सोने के पहले उसने कपड़े उतारकर यहाँ रख दिए थे। मंत्री ने पगड़ी को देखा और जान गया कि ऐसी पगड़ी मंत्रीगण पहना करते हैं। उसने पगड़ी को उलट पलट कर देखा तो उसमें से कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज गिरी। उसे खोलकर देखा तो उसमें एक लंबा पत्र था। यह वह अंतिम पत्र था जो मीर सिंह ने अपने पुत्र को लिखा था और बलवंत सिंह उसे हमेशा अपनी पगड़ी में सुरक्षा पूर्वक रखता था।
मंत्री को सिक्कों से भरी एक थैली भी वहां मिली, जिसके अंदर व्यापारी का लिखा हुआ कागज था कि 6000 मुद्राओं में मैंने बलवंत सिंह के जहाज का माल खरीद लिया है। शील सिंह यह सब चीजें पाकर गश खा गया। थोड़ी देर में सचेत होने पर वह बोला, बेटी तुम ठीक ही कहती हो और तुम्हारी प्रसन्नता भी उचित है। तुम्हारा पति मेरे भाई जैसे मित्र मील सिंह का पुत्र है। यह कहकर वह अपने मित्र के हाथ के लिखे पत्र को देखकर रोने लगा। उक्त पत्र में मील सिंह ने सविस्तार लिखा था कि वह कब लोहगढ़ पहुंचा, कब उसका विवाह हुआ और कब उसका पुत्र बलवंत सिंह पैदा हुआ। शील सिंह को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मील सिंह का और उसका विवाह एक ही दिन हुआ था और उसकी पुत्री और बलवंत सिंह का जन्म भी एक ही दिन हुआ था। पहले मजाक में कही हुई बातों के ठीक निकलने पर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तुरंत ही पगड़ी और पत्र लेकर राजा के सम्मुख गया और सारा हाल विस्तार पूर्वक बताया। राजा को भी आश्चर्य हुआ और उसने आदेश दिया कि यह सारी बातें उसकी इतिहास पुस्तक में लिखी जाएं। मंत्री ने बलवंत सिंह के आने की 1 सप्ताह तक प्रतीक्षा की। फिर उसने विशालनगर में उसकी खोज की। बलवंत सिंह कहीं न मिला। मंत्री की पुत्री को कुछ दिन बाद मालूम हुआ कि उसे गर्भ रह गया। 9 महीने बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र अत्यंत सुंदर था। उसके नाना ने उसकी सेवा के लिए बहुत से नौकर चाकर रखे। उसका नाम रखा गया धनेश। जब धनेश 7 वर्ष का हुआ तो शील सिंह ने उसे एक अच्छे गुरुकुल में भेजा, जहां उसने अत्यंत विद्वान गुरुजनों से शिक्षा लेनी आरंभ की। धनेश को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हो गया, क्योंकि उसके सभी सहपाठी उससे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से निम्न स्तर के थे। इसलिए वह अक्सर उन्हें मारा पीटा करता था। वे इस बात से दुखी हुए और उन्होंने गुरु से शिकायत की। गुरु ने पहले तो उससे कहा, बड़े घर का लड़का है, उसकी बातें सह लिया करो। लेकिन जब धनेश की ज्यादतियां सीमा से बाहर हो गईं और उसने गुरु के समझाने बुझाने पर भी ध्यान न दिया, तो गुरु ने लड़कों से कहा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम सब लोग एक नया खेल शुरू करो, जिसमें हर लड़का अपने माता पिता का नाम बताए। धनेश अपने पिता का नाम न बता सकेगा और तुम्हारे साथ खेलना छोड़ देगा। लड़कों ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन मैदान में इकट्ठे होकर कहा, हम नया खेल आरंभ करते हैं, जिसमें हर लड़का अपने माँ बाप का नाम बताएगा। जो न बता सकेगा वह खेल से अलग कर दिया जाएगा। अतएव सभी लड़कों ने एक एक करके अपने माता पिता का नाम बताना शुरू किया। जब धनेश की बारी आई तो उसने कहा, मेरा नाम धनेश है, मेरी माँ का नाम जानकी है और मेरे पिता का नाम शील सिंह है। मेरा पिता विशालनगर के राजा का मंत्री है। यह सुनकर सब लड़के कह उठे, यह तू गलत कहता है, तेरे पिता शील सिंह नहीं हैं। धनेश ने उन्हें डपटकर पूछा, क्यों? मेरे पिता शील सिंह क्यों नहीं हैं? लड़के ठहाका मारकर हंसे और बोले, शील सिंह तेरा पिता नहीं, तेरी माँ का पिता यानी तेरा नाना है। तू अपने बाप का नाम नहीं बता सका। हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे। और वे सब उसे अकेला छोड़कर चले गए। कहानी जारी है। 2 मित्रों के बीच एक मजाक से शुरू हुई यह कथा अब जिन्न और परी के मजाक के कारण एक बालक को घमंडी और जिन्न का पुत्र कहे जाने तक पहुंच गई है। पूरे नगरवासी अब धनेश को जिन्न की संतान ही मानने लगे हैं। अब देखना यह है कि कहानी क्या नया मोड़ लेगी। क्या धनेश सचमुच जिन्न की औलाद है या उसके पीछे छुपा है कोई गहरा रहस्य? जानने के लिए जुड़े रहिए जोड़ी की पौड़ी चैनल से। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आपका साथ ही हमारा उत्साह है। धन्यवाद।